फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग देखेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। अपेंडिसाइटिस होता क्या है, अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिसाइटिस क्या है, किसको ज़्यादा होता है, किस एज ग्रुप को ज़्यादा होता है, मेल को होता है, फीमेल को होता है, किस उम्र के लोगों को होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, किस एज ग्रुप के लोगों को। फिर देखेंगे कि कहाँ के लोगों को ज़्यादा होता है। फिर ये भी देखेंगे कि कितने टाइप्स का अपेंडिसाइटिस होता है। फिर देखेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, जिसको एक वर्ड में क्लिनिकल फीचर्स कह सकते हैं। देखेंगे कि इससे जुड़ी और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं हमारे शरीर में। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे, कौन कौन सी जांचें करवा सकते हैं हम लोग, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि हमें अपेंडिसाइटिस हुआ है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस के लक्षण आ रहे हैं तो उस टाइम में कुछ जांचें करवानी होती है, जिससे कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस कह सकते हैं। फिर देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, यानी अगर हम लोग अपेंडिसाइटिस को ट्रीट नहीं करवाएंगे तो किस तरह की दिक्कतें देखने को मिलेंगी। और अगर आप अपेंडिसाइटिस की सर्जरी करवाते हैं तो उससे कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, तो वो मेनली अपेंडिक्स की सर्जरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो मेनली इसमें हम लोग देखते हैं अपेंडिसाइटिस क्या है। तो अपेंडिसाइटिस एक तरह का इन्फ्लामेशन है। क्या है कि जब हमारे अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन क्या है, तो मेनली 5 लक्षण देखने को मिलेंगे। पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, वहाँ गर्म महसूस होगा, वहाँ पे उसके चलते जो है क्या होगा, बहुत सारे फंक्शन हम लोग लॉस करेंगे। जैसे कि सांस नहीं ले पाएंगे, दिक्कत होगी। जैसे कि अगर आपका जो है अपेंडिक्स हो रहा है तो अपेंडिक्स राइट साइड है, राइट साइड में यहाँ अपेंडिक्स हो गया है, वहाँ अगर आप प्रेस करते हैं दर्द होता है तो आप जो है डिफ़िकल्टी होगा आपको ब्रीदिंग में, आपका नॉर्मल फंक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि लॉस ऑफ फंक्शन। तो मेनली आपको कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे इन्फ्लामेशन के। तो इन्फ्लामेशन अपेंडिक्स में होगा तो उसे अपेंडिसाइटिस कहेंगे। तो अपेंडिसाइटिस वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि अपेंडिक्स और आइटिस है हमारा। ठीक है, तो आइटिस जिसमें लगा रहता है वो मेनली इन्फ्लामेशन के लिए यूज होता है ये टर्म। तो अपेंडिसाइटिस क्या है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई भी यूज़ नहीं है। पहले के टाइम में लोग घास वगैरह खाते थे, कुछ भी ऐसे, तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता था। अभी के टाइम में मेनली कुछ भी इसका यूज़ नहीं है, बस एक वेस्ट ऑर्गन की तरह हमारे बॉडी में पड़ा रहता है। और देखिए अपेंडिक्स को, तो अपेंडिक्स क्या होता है, हमारे राइट इलियक रीजन में, कहीं तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे एब्डोमेन का 9 रीजन है। ठीक है, ऊपर से 2 लाइन ऐसे ऐसे अगर करें तो 9 रीजन होते हैं। तो 9 रीजन में लोअर क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट देखें तो ऐसे कर दिए, ऐसे तो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट हैं। तो 4 क्वाड्रेंट में जो नीचे का ऊपर का क्वाड्रेंट अपर और लोअर, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे, यानी राइट साइड में और लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है, यानी राइट और नीचे क्या है हमारा, तो अपेंडिक्स है। अगर लोकेशन पूछे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट और राइट इलियक रीजन में। तो मेनली अपेंडिक्स के बारे में हम लोग देखें। और इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स जो होता है वो अपेंडिसाइटिस होता है। फिर देखते हैं कि मेनली किसको ज़्यादा होता है। तो मेनली 20 से 30 साल के उम्र वाले लोगों को ज़्यादा होता है। फिर देखें तो फीमेल को होता है या मेल को होता है, तो इसके लिए कोई एग्जैक्ट जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई डाटा नहीं है। दोनों को हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। अगर देखें कि फैमिली हिस्ट्री का, यानी एक फैमिली को होता है तो दूसरे को भी हो जाएगा, तीसरे को भी होगा, तो ऐसा भी कोई प्रेफरेंस नहीं है। इसके टाइप देखें तो मेनली 4 टाइप के होते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट, रिकरेंट और क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल बढ़ने के कारण एक्यूट होगा, यानी अचानक से होगा, और अभी ये स्टार्टिंग है, यानी ज़्यादा सीरियस नहीं है। सब एक्यूट यानी एक्यूट और क्रोनिक के बीच का स्टेज है। ठीक है, उसके बाद रिकरेंट होता है, यानी कि अगर हम लोग मेडिसिन से ट्रीट करने के लिए सोच रहे हैं तो ये क्या होता है कि थोड़ा ठीक होगा फिर हो जाएगा, तो वही रिकरेंट है। उसके बाद हमारा होता है क्रॉनिक, यानी एक्यूट को, और ये तीनों टाइप जो थे पहले, उसको अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, एकदम सीरियस हो जाता है, जो कि फैटल भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर सकता है, यानी हमारी जान भी जा सकती है। तो वही क्रॉनिक यानी बहुत सीरियस है, बहुत लॉन्ग टाइम से है,
ठीक है। तो वो मेनली 4 टाइप के होते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, रिकरेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं इटियोलॉजी, यानी इसके होने का कारण क्या है। तो मेनली ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, राइट साइड में होता है, राइट इलियक रीजन में। और ये जो है हमारी आंतों के, ठीक है, ल्यूमेन में, यानी हमारी आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कुछ ब्लॉक कर जाएगा। तो अगर हमारे अपेंडिक्स में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है कि वहाँ इन्फ्लामेशन हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, हमारा अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है। ठीक है। तो मेनली पहला कारण है ऑब्स्ट्रक्शन इन ल्यूमेन, ठीक है, यानी हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में अगर अब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, यानी अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो हमारे अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस हो सकता है। ठीक है, यानी इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स इज नॉन एज अपेंडिसाइटिस। एक होता है डाइट से, यानी आप क्या खा रहे हैं, क्या आपके खान पान के कारण। तो मेनली यही कारण है अपेंडिक्स होने के। फिर आपका है क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि क्या क्या लक्षण होते हैं। तो अगर सिम्टम्स में देखिए मेनली तो आपके ये राइट इलियक रीजन में है, यानी राइट इलियक रीजन में आपको दर्द होगा। ठीक है। फिर आपको उल्टी जैसी महसूस होगी, वॉमिटिंग होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, फीवर आएगा, क्योंकि अगर इन्फ्लामेशन हो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसे फीवर कहेंगे, यानी पायरेक्सिया। तो मेनली यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, मर्फी स्ट्राइड के नाम से आप याद कर सकते हैं, पेन, वॉमिटिंग, फीवर। तो पेन, वॉमिटिंग, फीवर होता है तो वो मर्फी स्ट्राइड के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे मेन सिम्टम है हमारे अपेंडिसाइटिस का। इसके बाद हम देखते हैं इसमें हमें भूख नहीं लगेगा, उल्टी सा महसूस होगा, उल्टी तो हम लोग जान गए, भूख भी नहीं लगेगा, यानी एनोरेक्सिया होने का चांस होगा, जिसे एनोरेक्सिया एक टर्म में बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। इसके बाद है कि हमारा बवेल मूवमेंट चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अपेंडिक्स का पोजीशन चेंज हो जाता है। मान के चलिए अपेंडिक्स स्वेल कर गया, उसमें स्वेलिंग हो गई, वो ऊपर खसक गया या फिर अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है। तो उस कारण बवेल मूवमेंट में डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो मेनली यही हमारे सिम्टम्स हैं। अगर साइन में देखें तो साइन में हो सकता है कि उनका जो हार्ट रेट है वो काफ़ी बढ़ जाए, टैकीकार्डिया की सिचुएशन आ जाए, हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो टेम्परेचर इसमें राइज हो सकता है, फीवर बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है, 104 डिग्री से ज़्यादा आए। फिर टेंडरनेस होता है, जिसमें कि टेंडरनेस का मतलब है कि अफेक्टेड पार्ट, यानी अपेंडिक्स यहाँ है तो वहाँ अगर हम प्रेस करते हैं, यानी यहाँ मेरे दिक्कत है तो यहाँ प्रेस कर रहे हैं तो हमें दर्द हो रहा है, तो ये टेंडरनेस है। यानी अपेंडिसाइटिस में टेंडरनेस होगा, आपको छूने पे दर्द होगा। फिर गार्डिंग होता है। तो गार्डिंग का मतलब है कि क्या होता है कि इतना ज़्यादा दर्द होगा कि आपको वो छूने भी नहीं देगा, यानी कि हमारे अपेंडिक्स हैं, एब्डोमेन रीजन में है तो वहाँ पे पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। इन्फ्लामेशन के कारण हमारा पेरिटोनियम जो है एक लेयर फॉर्म कर लेगा, ठीक है, जो कि एकदम यहाँ पे हार्ड महसूस होगा जिसके चलते, ठीक है, तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। और फिर आपका इसमें है, बस मेनली यही हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट साइन है, टेंडरनेस, एलिवेटेड टेम्परेचर, फिर हमारा टैकीकार्डिया। अब हम एक वर्ड सुनेंगे, मेंट्रेल। ठीक है। तो मेंट्रेल क्या है कि एक तरह का स्कोर है जिससे कि हम लोग जानेंगे कि अपेंडिसाइटिस कितना सीरियस है। तो मेंट्रेल्स, तो MENTRELS, मेंट्रेल्स। ठीक है। मेनली 8 वर्ड हैं, इन 8 का कुछ मतलब है और सबको कुछ न कुछ नंबर दिए गए हैं। तो मेंट्रोल स्कोर से हम लोग समझेंगे कि हमें जो है कितना कंफर्म, मतलब हम लोग कितना कंफर्म कर सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस जो है बहुत सीरियस स्टेज तक पहुंच चुका है। तो मेनली माइग्रेटरी पेन, पहला है माइग्रेटरी पेन, दूसरा है एनोरेक्सिया, तीसरा है न्यूट्रोफिल। ठीक है, तीसरा क्या है, न्यूट्रोफिल। चौथा है आपका टेंडरनेस, और R से हमारा है रिबाउंड टेंडरनेस, E से एलिवेटेड टेम्परेचर, L से ल्यूकोसाइटोसिस और S से शिफ्ट टू लेफ्ट। यानी ये 8 वर्ड हैं जिससे कि हम लोग ये कह सकते हैं, अगर क्या होता है कि पहला माइग्रेटरी पेन है तो इसे हम लोग 1 नंबर दिए, दूसरा हमारा एनोरेक्सिया है उसे 1 नंबर दिए, तीसरा हमारा N है यानी न्यूट्रोफिल तो उसे 1 नंबर देते हैं।
आर फिर हमारा क्या आता है टी, ठीक है, टी आ गया फोर्थ पे। तो टी से हमारा टेंडरनेस होता है। फिर आता है रिबाउंड टेंडरनेस। तो रिबाउंड टेंडरनेस को हम लोग यहाँ पे 2 नंबर देते हैं, सबको 1 दिए मेंट तक, आर को 2 देते हैं। उसके बाद हमारा आता है ई, यानी कि आर हो गया रिबाउंड टेंडरनेस, ई से हो गया एलिवेटेड टेम्परेचर, और एल से होता है ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस को भी 2 नंबर देते हैं। उसके बाद एल आता है, सॉरी एस आता है, जिसको कि हम लोग देते हैं 1 नंबर, यानी कि हमारा शिफ्ट टू लेफ्ट होता है इसका मतलब, यानी रिबाउंड टेंडरनेस और एलिवेटेड टेम्परेचर, इसको हम लोग 2-2 नंबर देंगे। तो मान के चलिए किसी में ये लक्षण है कि उन्हें क्या हो रहा है कि दर्द हो रहा है, ठीक है, यानी माइग्रेटरी पेन है, उनमें क्या है कि टेंडरनेस भी है, रिबाउंड टेंडरनेस भी है, और उनमें ल्यूकोसाइटोसिस भी है। तो ल्यूकोसाइटोसिस को 2 नंबर दिए थे, और हमारा जो वो रिबाउंड टेंडरनेस था उसको 2 नंबर दिए थे, माइग्रेटरी पेन को 1 नंबर दिए थे। तो ये मेनली जोड़े हम लोग तो 5 नंबर होता है, ठीक है। तो 5 नंबर जिसको मिलेगा, यानी जिसका 5 स्कोर होता है, यानी ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उसमें हम लोग सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि हो सकता है उन्हें अपेंडिसाइटिस है। लेकिन 5 से ज़्यादा यानी 7 से ज़्यादा जब होगा तो हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि उस व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस हुआ है, ठीक है। मेनली यही स्कोर के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है। इसके एक्स्ट्रा में कुछ डायग्नोसिस होते हैं, कुछ जांचें होती हैं, तो उन इन्वेस्टिगेशंस को भी आगे हम लोग देखेंगे। तो मेनली अब हम लोग देखते हैं कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस को, यानी कुछ अपेंडिक्स से जुड़ी और भी दिक्कतों को। यानी मान के चलिए अगर आपके आंत के अपेंडिक्स में दिक्कत है तो आंतों में भी कुछ दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव पोर्शन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहाँ पे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो जो सस्पेक्शन है, जो आप सोच रहे हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपका है यूरेट्रिक कोलिक, यानी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्टोन हो जाना, यूरेटर में स्टोन हो जाना। उसके बाद मेकल्स डाइवर्टिकुलम, तो इसमें क्या होता है कि हमारे सिक्कम में पाउच फॉर्म हो जाता है, ठीक है, यानी एक बैलून सा का, जैसे कि यहाँ पे ऐसे है, जैसे ये मेरा हाथ है, यहाँ पे ऐसे खुल गया, तो क्या है वो हमारा क्या होता है इंटेस्टाइन हो जाता है, तो बैलून की तरह स्ट्रक्चर फुल जाता है, जिसे कि हम लोग मिकल्स डाइवर्टिकुलम कहते हैं। तो पाउच फॉर्म्ड इन सिक्कम। उसके बाद मिजेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस होता है, यानी हमारे मिजेंट्री में लिम्फ नोड फॉर्म होगा। उसके बाद एमीबिक टाइफलाइटिस है, जिसमें कि हमारे सिक्कम में इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद सेल्फ इंजाइटिस है, जिसमें कि फीमेल बॉडी में क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब होता है, जिसमें कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को सेल्फ इंजाइटिस कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं रप्चर्ड इक्टोपिक गेस्टेशन को। तो रप्चर्ड इक्टोपिक गेस्टेशन में क्या होता है हमारा कि हमारा जो मेनली अगर जाइगोट है तो उसका जो इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, वो होता है यूट्रस के अंदर, इंडोमेट्रियम वाल से अटैचमेंट होता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का इम्प्लांटेशन यूट्रस के बाहर, यानी फैलोपियन ट्यूब पे या यूट्रस के किसी भी बाहरी पोर्शन पे हो जाता है, जिसे कि रप्चर्ड इक्टोपिक गेस्टेशन कहते हैं। मेनली इसका जो है चांसेस बहुत कम होता है कि हेल्दी बेबी डिलीवर हो, पहले ही जो होता है मिसकैरेज हो सकता है या फिर यहाँ पे बेबी डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो यही होता है रप्चर्ड इक्टोपिक गेस्टेशन। इसके बाद हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस को देखेंगे। तो उन इन्वेस्टिगेशन में हमारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन आते हैं, जिसमें कि आप CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, फिर KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, रैंडम ब्लड शुगर यानी RBS टेस्टिंग करवा सकते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, जिसमें आप कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट, रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मेन है अल्ट्रासोनोग्राफी, USG, ठीक है। USG करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो आपको एक्सरे CT स्कैन भी करवाने पड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है एक, और एक होता है हमारा सर्जरी। तो सर्जरी होती है अपेंडिसेक्टमी यानी अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी, ठीक है। तो अपेंडिक्स को रिमूव कर देंगे सर्जरी के थ्रू।
दूसरा ट्रीटमेंट है कंजर्वेटिव, जिसमें कि हम लोग दवाइयों के हेल्प से, मेडिकेशन के हेल्प से कंट्रोल करना चाहेंगे। अगर वो स्टार्टिंग है इन्फ्लामेशन का अपेंडिक्स में तो वो ठीक हो जाएगा, तो अगर नहीं ठीक हुआ, ज़्यादा अगर सीरियसनेस हो गया तो हम लोग सर्जरी करेंगे, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे कंजर्वेटिव में आप नील पर ओरल रख सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, यानी मुंह से खाना नहीं देना है, राइल्स ट्यूब इंसर्ट करके और फिर राइल्स ट्यूब के थ्रू उन्हें फीडिंग करवाना है। फिर उन्हें एनाल्जेसिक्स देना है, क्योंकि उन्हें दर्द होगा तो उन्हें पेन किलर देना होगा। उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देने होंगे, क्योंकि इन्फ्लामेशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते हो सकता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक्स देंगे। फिर उनका वाइटल मॉनिटरिंग करते रहेंगे। फिर आईवी थेरेपी करेंगे, यानी कि आईवी कैनुला इंसर्ट कर देंगे नसों में यानी वेन में, और फिर उन्हें फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद आरटी इंसर्शन हमारा हो गया, यानी राइल्स ट्यूब के थ्रू उन्हें फीडिंग करवाएंगे। तो मेनली यही कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हमारा होगा। तो मेनली हमारा यही अपेंडिसाइटिस था, यही ट्रीटमेंट थे, यही इन्वेस्टिगेशंस थे, यही सारे सिम्टम और साइंस थे। बात कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारे, तो कॉम्प्लिकेशंस में हो सकते हैं कि अगर आप ट्रीट ना करवाएं तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और वो हमारे ब्लड में पहुंच जाएगा। तो ब्लड में जब हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसे सेप्टिसीमिया कहेंगे। उसके बाद हो सकता है कि हमारे इंटेस्टाइन में इतना इन्फेक्शन हो जाए कि वहाँ होल्स होने लगे, यानी परफोरेशन वहाँ हो सकता है। तो पहला सेप्टिसीमिया जिसमें इन्फेक्शन इन ब्लड, दूसरा परफोरेशन यानी होल्स होने लगेंगे, छेद होने लगेंगे, जिससे लीकेज होगा और इन्फेक्शन पूरे एब्डोमेन में फैल सकता है। फिर हमारा है अपेंडिकुलर मास, वहाँ पे अपेंडिक्स जो है वो धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाते जाएगा, वहाँ लेयर्स बनने लगेंगे, वो थिक होने लगेगा। उसके बाद हमारा गैंग्रीन हो सकता है, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हुआ है तो वहाँ पे गैंग्रीन होगा। तो गैंग्रीन होगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगा हमारे अपेंडिक्स में, तो वो सड़ना शुरू कर देगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, तो गैंग्रीन कॉज हो जाएगा, ठीक है, गैंग्रीन हो जाएगा। उसके बाद एपेंडिकुलर एब्सेस हो सकता है, यानी वहाँ जमाव होने लगेगा, तो वहाँ पे पस कलेक्शन होने लगेगा, ठीक है, अपेंडिक्स में। उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पे पेरिटोनाइटिस हो जाए। पेरिटोनाइटिस मतलब कि पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन हो जाए वहाँ पे। तो मेनली यही कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन्फ्लामेशन हो जाएगा किस में, तो पेरिटोनियम में, यानी पेरिटोनाइटिस, परफोरेशन आपका हो सकता है अपेंडिकुलर एब्सेस यानी पस फॉर्म हो जाएगा। फिर सेप्टिसीमिया, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, परफोरेशन हो सकता है। बस यही कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और सभी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।